देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये बात तब की है जब मैं जापान में था। वैसे मेरी जॉब ही ऐसी है कि मुझे दुनिया के अलग अलग देशों में घूमना पड़ता है, लेकिन ये बात तब की है जब मैं जापान में अपना काम कर रहा था। मेरी जॉब एक छोटे से शहर में लगी थी। इस छोटे से शहर में मुझे लगभग 1 साल बिताना था और यहाँ से प्रमोशन होकर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में काम मिलता। मेरी प्रमोशन भी हो जाती और इसी के साथ मेरे पैसे भी बढ़ जाते। तो मैंने ये जापान का काम एक्सेप्ट किया था। मुझे यहाँ पर कई बिजनेसमैन से मिलना पड़ता था और मुझे अपना प्रोडक्ट उन्हें समझाना पड़ता था। इसी कारण मुझे कभी कभी बहुत रात हो जाती थी। वैसे जापान में एक बात बहुत अच्छी है कि आप किसी छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक रात और दिन कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पर टैक्सी और ट्रेन का बहुत ही अच्छा प्रबंध है। यहाँ की ट्रेन बहुत ही तेज़ चलती हैं, इसी के साथ ट्रेन बहुत ही जल्दी आती हैं। मैं ज़्यादातर ट्रेन में ही सफ़र किया करता था। मुझे वैसे जापान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बन गए थे। तब मैं एक छोटे से शहर में था। यहाँ पर मुझे लगभग 1 महीना रहना था। उसके बाद मुझे बड़े शहर में शिफ्ट होना था, लेकिन वो 1 महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना महीना था। वैसे तो ये शहर बहुत ही शांत रहता है, लेकिन एक घटना ने सबको डरा कर रख दिया था। 2 दिन पहले ही यहाँ पर 2 लड़कों की लाशें मिली थी। पुलिस वाले हर तरफ चेक कर रहे थे कि ये किसने किया है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि ये लाशें आधी कटी हुई थी। कई लोगों का कहना था कि ये लड़के ट्रेन के नीचे आ गए होंगे, लेकिन बाकी लोग ये कह रहे थे कि इसे किसी और ने मारा है। मैं उनसे पूछता कि कौन हो सकता है, तो वो कहते उसका नाम नहीं लेते। मैं जानना चाहता था कि उन्हें किसने मारा हो सकता है, और अगर उन्हें पता है तो वो पुलिस को क्यों नहीं बताते। वो भी कहते कि पुलिस को सब पता है, पुलिस भी इस बारे में बात नहीं करती। मैं भी इस बारे में ज़्यादा लोगों से नहीं पूछता, लेकिन मेरे मन में ख्याल था कि अगर उन्हें पता है तो उन्हें बताना चाहिए। मुझे अब डर लगने लगा था क्योंकि मैं भी सफ़र ट्रेन से ही तो करता था। अगर उन्हें किसी ने मारा है तो मुझे भी खतरा हो सकता है। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन एक बार जब मैं एक बड़े बिजनेसमैन के पास था, तब मैं वैसे ही उनसे ये बातें करने लगा। वहाँ पर बाकी बिजनेसमैन तो डर रहे थे, लेकिन उस कंपनी का ओनर मुझसे बात कर रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ पर अर्बन लेजेंड माने जाते हैं, यानी कि पुराने झूठों को लोग सच मानने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक झूठ फैलाया जाता है, वो है टेके टेके। टेके टेके एक लड़की को कहा जाता है जो बहुत साल पहले ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी। लोगों का मानना है कि वो एक चुड़ैल या डायन थी, या उसके पास किसी तरह की शक्तियाँ थीं। वो आधी कट तो गई, लेकिन फिर भी जिंदा रही। वो शैतानी शक्तियों के कारण जिंदा थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो शैतानी लड़की ट्रेन स्टेशंस के आसपास रहती है। लोगों को ऐसे ही आधा काट देती है और मार देती है। हो सकता है ये उसने किया हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। वो कहने लगा, तुम इन बातों पर यकीन तो नहीं करते? तुम तो कहीं और से आए हुए हो, तुम जापान के नहीं हो, तो इन बातों पर यकीन मत करना। बेवजह डरना मत। हो सकता है कोई और कातिल हो, इसलिए ध्यान ज़रूर रखना और रात को ट्रेन में सफ़र कम ही करना। अगर करना भी तो सेफ ही रहना। मैंने भी उसकी बात मान ली। पहले तो मैं थोड़ा डर रहा था कि ये टेके टेके आखिर क्या चीज़ है। बाद में उसकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि लोग ऐसे ही झूठ फैलाते रहते हैं, फालतू की डरावनी कहानियाँ बनाते रहते हैं। ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ होंगी जो ऐसी डरावनी होंगी, उनसे भी इसे मिलाया जा सकता है। वैसे मैंने भी कई भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन जापान में तो ये बड़ी ही अजीब तरीके से सुनाई जाती हैं। उस बिजनेसमैन से मैं ऐसे ही बातें करता जा रहा था।
बातें करते करते कब बहुत अंधेरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उसकी बिल्डिंग में बिल्कुल पता नहीं चलता कि कितना अंधेरा हो चुका है। टाइम भी लगभग रात के 9 बज गए थे। मुझे अब अपने शहर जाना था। काफ़ी रात हो गई थी और सफ़र भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का था। ऐसे ही करते करते मुझे लगभग 11 बजने वाले थे, तो मैं लगभग 11 बजे के करीब अपने शहर पहुंचा। मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन ट्रेन से ही गया था। वो दिन मेरे लिए सबसे अजीब दिन था। मैं पूरी ट्रेन में अकेला था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान की ट्रेन इतनी अच्छी होती हैं कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था। शायद आगे लोग होंगे, मुझे नहीं पता, पीछे लोग कम ही चढ़ते हैं, लेकिन मैं पीछे ही चढ़ा था और आराम से अकेला ही बैठा था। इतनी रात को मैं जाकर अपने शहर पहुंचा था। मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा और मैं बाहर निकला, मुझे काफ़ी प्यास लगी थी और मैंने पास से पानी लेना सही समझा। मैंने आसपास देखा, वहाँ कहीं भी मुझे पानी नहीं मिल रहा था। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा। वैसे जापान में सिस्टम बहुत ही अच्छा है, हर जगह आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन मुझे पानी नहीं मिल रहा था। मैं पानी पीना चाहता था, इसलिए मैं स्टेशन में इधर उधर घूम रहा था। तभी मैं एक अंधेरे वाली साइड गया। ये बाहर जाने का दूसरा एग्जिट था। पहले एग्जिट में बहुत सारी लाइट्स जगी हुई हैं, लेकिन इस एग्जिट में बहुत ही कम लाइट्स थी। मैं जैसे ही उससे बाहर जाने लगा, मुझे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे आगे लाइट नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र एक साइड पर पड़ी तो वहाँ पर एक लड़की नीचे को मुंह करके रो रही थी। वो एक टेबल पर बैठी हुई थी। मैं भी सोच रहा था, वो लड़की इतने अंधेरे में क्यों रो रही है। मैं वैसे उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई अनजान लोगों से बात नहीं करते। तो मैं उसके पास से तो गुजरा, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। मैं जैसे ही उससे थोड़ा आगे निकला, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। उसने जैपनीज़ भाषा में कुछ कहा। मुझे तो नहीं पता लगा कि उसने क्या कहा, लेकिन हो सकता है उसने मुझसे ही कुछ कहा हो। मैंने पीछे मुंह नहीं किया और मैं 2 कदम आगे चला। अब उसने ऊंची चीख मारकर मुझे बुलाया। उसने इंग्लिश में कहा, हेलो। तो मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उससे कहा, यस प्लीज़। तो उसने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि हंसने लगी। वो बड़ा ही अजीब सी हंस रही थी। मैं सोच रहा था कि वो क्या कर रही है। तभी मैं आगे को चल पड़ा। मैं अब लाइट में आ गया था। वो लड़की पीछे से अब भी हंसे जा रही थी। मैं जैसे ही लाइट में आया, मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर जब मैंने देखा तो वो लड़की मेरी तरफ आ रही थी। मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी उस बिजनेसमैन ने बताई थी। उस लड़की का नीचे का धड़ नहीं था, उसके सिर्फ हाथ और ऊपर का धड़ था। वो अपने हाथों से चलकर मेरी तरफ आ रही थी। मैं अंदर तक डर गया था। क्या ये वही लड़की हो सकती है? वो अभी अंधेरे में थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है। आखिर कोई ऐसे आधा कटा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है। मैं 4 कदम पीछे हट गया। वो जैसे ही धीरे धीरे करके लाइट में आई तो मेरे होश उड़ गए। वो सच में आधी कटी हुई थी। उसके नीचे वाले हिस्से से जैसे खून सा टपक रहा था, लेकिन वो खून जैसे ही फर्श पर पड़ता वो गायब हो जाता। यानी उसके खून के निशान भी किसी को नहीं मिलते होंगे। ऊपर से उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं अंदर तक डर गया। वो मेरी तरफ अब भाग कर आ रही थी। वो हाथों के बल मेरी तरफ भागती आ रही थी। उसके हाथ में एक तेज धार हथियार था। मैं डर गया था। मुझे याद आ रहा था वो 2 लड़के कैसे मरे होंगे। मैं सोच रहा था कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते। क्यों वो इसके बारे में बात नहीं करते, मुझे आज समझ आ रही थी। हो सकता है ये कोई डरावनी डायन हो। मैं वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से भाग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथों के बल मुझसे भी ज़्यादा तेज़ भाग रही है। मैं जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने वाला था, वो मेरे बहुत ही करीब आ गई थी।
उसने एक हाथ घुमाया और उसके हाथ में जो था उसने मेरी टांग पर एक कट डाल दिया। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं भागता हुआ स्टेशन के बाहर निकल आया। बाहर काफ़ी लोग थे और मैं देख रहा था वो उसी अंधेरे में खड़ी है। वो मेरी तरफ घूर रही थी। वहाँ पर खड़े एक आदमी को मैंने बुलाया और मैंने कहा, वो देखो पीछे, वो मेरे पीछे पड़ी है। उसने जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे भी वो नज़र नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो उस खाली सी टनल से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इतनी तेज़ी से वो कहाँ गई होगी। मैं अंदर तक डर गया था और मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर मैं उससे बात करता तो वो वहाँ से चला जाता। तो मैंने बात नहीं की और मैंने ये भी सोचा कि मुझे पुलिस को बताने में भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस रात मैं ऐसे ही अपने घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी टांग देखी तो उस पर छोटा सा कट का निशान था। मुझे खुशी थी कि मैं बच गया। अगर मैं तेज़ नहीं भागता तो ये कट बड़ा भी हो सकता था और हो सकता था वो मुझे पकड़ लेती। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन इस कट पर मैंने एक बैंडेज लगाई और सोचा कि कल जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा। मुझे इंजेक्शन लगाना होगा, हो सकता है मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। यही सोचकर मैं अपने बेड पर लेटा था। मैं एक फ्लैट में रहता था और मेरी मंजिल सबसे ऊपर वाली थी। यहाँ से बाहर दिखता था और ये 5 मंजिला इमारत थी। मैं अपने बेड पर लेटा इसी बारे में सोच रहा था कि मेरा क्या होने वाला था। मैं ऐसे ही सोच रहा था, तभी मुझे एक भ्रम सा हुआ। मुझे लगा जैसे मुझे खिड़की पर कोई नज़र आया हो। जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई परछाई नज़र आई हो। मैंने जैसे ही खिड़की के बाहर जाकर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं ऐसे ही दोबारा बेड पर लाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे वैसा ही भ्रम दोबारा हुआ। अब मुझे यकीन था कि बार बार मुझे ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। ज़रूर ही खिड़की पर कोई तो है। मैं सोच रहा था 5वीं मंजिल पर कौन आ सकता है, और वो भी खिड़की पर। यहाँ पर तो चढ़ने की भी कोई कोशिश नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है कि छत से कोई आया हो। कोई सीढ़ियों से छत पर गया और ऊपर से यहाँ पर आया हो। मैंने अपना एक छोटा सा चाकू निकाला और खिड़की की तरफ जाने लगा। मुझे डर था ये कोई भी हो सकता है, ये कोई चोर भी हो सकता है। वैसे भी आज ट्रेन स्टेशन पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए अब भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। धीरे धीरे जाकर मैं खिड़की की तरफ गया। पहले तो मैंने सिर्फ खिड़की के सामने ही देखा था। अब मैं सोच रहा था कि खिड़की की एक साइड पर भी देखूं। मैं जैसे ही बाहर गया, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने खिड़की हटाई, वहाँ पर भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान बिल्कुल साइड पर पड़ा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर वो ही आधा कटी हुई लड़की दीवार पर रेंग रही थी। वो तो जैसे दीवार पर चल रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे उसके शब्द पूरी तरह याद हैं जो उसने तब कहे। उसने कुछ जापानी भाषा में कहा था। मुझे वो जापानी भाषा समझ तो नहीं लगी, लेकिन वो शब्द जैसे मेरे दिमाग में छप गए। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि इसी कारण वो शब्द मुझे याद रहे। मैं भागता हुआ अंदर आया और मैंने खिड़की की कुंडी लगा ली। मैं अपने बेड पर डरा हुआ बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कहीं वो घर के अंदर तो नहीं आ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये ही सोचते सोचते वो पूरी रात निकली, लेकिन वो अंदर नहीं आई। मैं अब भी उन शब्दों का मतलब जानना चाहता था। मैं उस दिन किसी से मिलने नहीं गया। मैं डरा हुआ था, तो मैंने अपने नीचे वाले फ्लोर वाले से बात की। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा कि तुम भले ही उसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ। कल से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। तो उसने कहा कि जिन शब्दों के बारे में तुम कह रहे हो, उसका मतलब है कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। मैं कह रहा था कि इसका मतलब क्या है। मैंने कब उसका जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा, टेके टेके एक चुड़ैल की तरह है जिसने खुद को ही काट लिया था।
वो शापित शक्तियाँ पाना चाहती थी और वो ऐसे ही ट्रेन स्टेशन पर लोगों को काटती रहती है। वो एक सवाल पूछती है, अगर उसे उसका जवाब सही नहीं मिलता तो वो उन लोगों को काट देती है। उसने ज़रूर ही तुमसे भी कोई सवाल पूछा होगा और तुमने जवाब नहीं दिया। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उस दिन उसने कुछ कहा तो था। मैंने उसका जवाब नहीं दिया था क्योंकि मुझे जापानी भाषा नहीं आती। तो मैंने उससे कहा कि उसने कुछ तो कहा था। तब उसने कहा, याद करने की कोशिश करो, उसमें ही तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं सोचता जा रहा था कि उसने क्या कहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। मैंने टूटे फूटे शब्दों में ही कहा कि उस दिन उसने ये कहा था। उसके बाद उसने हेलो कहा था, जिसका जवाब मैंने दिया था। तो उसने कहा कि इन शब्दों का मतलब तो कुछ अजीब ही होता है। उसने काफ़ी देर सोचा और टूटे फूटे शब्दों का एक मतलब बनाया। उसने कहा कि टेके टेके ने तुम्हें कहा होगा कि मुझे घर ले जाओ। ज़रूर ही उसने यही कहा होगा। यही ऐसे टूटे फूटे शब्दों का मतलब बनता है। तो मैंने कहा, अगर उसने ये कहा होगा तो मैं उसे जवाब भी कैसे देता, मुझे तो जापानी भाषा नहीं आती। तो उसने कहा कि वो दुष्ट लोगों को मारती है। वो ऐसा सवाल पूछती है कि उस बंदे का चरित्र पता लग जाता है, तब वो उस बंदे को मार देती है। अगर इसका जवाब गलत होता है तो वो उसे मार देती है और अगर उसे सही जवाब मिलता है तो वो उसे कुछ नहीं करती। तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए वो गलत शब्द समझकर तुम्हारे पीछे आई होगी। तो मैंने उससे कहा कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो उसने कहा, अगर वो तुम्हें बार बार नज़र आ रही है तो पक्का ही वो तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें ये जापानी के शब्द बोलने होंगे कि नहीं, मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। बस ये शब्द उसे सुना दो, उसके बाद वो चली जाएगी। वैसे भी तुम अच्छे लड़के हो, तुम ऐसे वैसे नहीं हो। उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बस तुम्हें जापानी भाषा नहीं आती, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। उसने मुझे जापानी भाषा में वो बता दिया। मैं उसे रट्टा मारने लगा। मैं उसे भूलना नहीं चाहता था। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। वो पूरा दिन मैं वैसे भी डर रहा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा। अगर मैं दोबारा स्टेशन गया तो वो मेरे पीछे पड़ सकती है। ऐसे ही करते करते रात हो गई थी। रात को फिर से मुझे भ्रम होने लगा। मैं अब डर रहा था। मुझे लग रहा था मुझे ये घर छोड़कर ही जाना होगा। ये तो जैसे मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे लगा कि ये जवाब देकर भी अगर मैं नहीं बचा तो, लेकिन मुझे एक ट्राई तो करनी होगी। वैसे भी उसने कहा था कि वो ट्रेन स्टेशन पर ही नुकसान पहुंचाती है। उसने कभी बाहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सबको नज़र तो आती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी शक्तियाँ शायद रेलवे स्टेशन तक ही सीमित हैं। ये सोचकर मैंने अपना चाकू निकाला और मैं खिड़की की तरफ गया। खिड़की खोली तो मुझे साइड पर वही टेके टेके नज़र आ रही थी। वो काफ़ी दूर थी। मैंने ऊंची आवाज़ में वही शब्द बोले जो उसने मुझे बताए थे। इसका मतलब था कि मैं तुम्हें घर नहीं लेके आऊँगा। मैं बार बार ऊंची आवाज़ में ये बोल रहा था। मैं ऐसे ही बोलता जा रहा था, तभी उसने भी ऊंची सी चीख मारी और कुछ बोला। ये बहुत ही ऊंची चीख थी और उसने बहुत ही ऊंची आवाज़ में कुछ बोला था। ये आवाज़ आसपास की सब बिल्डिंगों में गूंज रही थी। ये शब्द मेरे दिमाग में फिर से छप गए थे। इतना डरा हुआ इंसान आखिर सब कुछ याद ही तो कर लेता है। इतना सुनते ही 2 कदम मैं पीछे हट गया। बाद में जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर वो नहीं थी। मैं सोच रहा था कि वो चली गई होगी, लेकिन हो सकता है वो यहीं कहीं हो। उसके बाद मुझे वो भ्रम कभी नहीं हुआ। मैं वो शब्द याद कर रहा था। मैं भागता हुआ नीचे वाली बिल्डिंग वाले उस लड़के के पास गया। मैंने उससे कहा कि उसने ये कहा है। उसने कहा, हाँ, मुझे भी सुनाई दिया था। इतनी ऊंची आवाज़ में किसी ने कुछ कहा है, यहाँ तक सुनाई दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, मुझे जल्दी बताओ। तो उसने कहा, इसका मतलब है तो मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब बना इसका? क्या वो मुझे छोड़ देगी या अब भी मेरा पीछा करेगी? तो उसने कहा, ऐसा कहने पर वो दूर चली जाती है, वो तुम्हें छोड़ देती है। मैं अब खुश था कि हो सकता है वो चली गई।
इसके बाद मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है वो चालाक हो। जब मैं स्टेशन जाऊं वो मुझ पर हमला कर सकती है। इसके बाद कई दिनों तक मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद मुझे हिम्मत हुई ट्रेन स्टेशन जाने की। मैं दिन के वक्त ही ट्रेन स्टेशन जाता और कभी रात के वक्त वहाँ नहीं होता। मैं सारा काम पहले ही निपटा लेता। लगभग 3 महीने बाद मुझे किसी कारणवश अंधेरे में आना ही पड़ा। मैं डर रहा था, फिर से मैं अकेला था। मुझे अंदर तक डर लग रहा था कि क्या अब मैं ज़िंदा बच पाऊँगा। मैं सोच रहा था यहाँ से बचकर मैं कैसे जाऊँगा। ये वही स्टेशन था। मुझे लगभग 3 महीने यहाँ रहना पड़ा था। पहले तो मुझे सिर्फ 1 ही महीना रहना था, लेकिन उस घटना ने मुझे इतना डरा दिया था कि मुझसे काम सही से हो ही नहीं पा रहा था। इसी कारण मुझे 3 महीने तक यहाँ रुकना पड़ा था। ये कुछ आखिरी दिन थे और इसी वक्त में मुझे रात में आना पड़ा था। मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं ज़िंदा बचूंगा या नहीं। फिर से उसी अंधेरे से मुझे निकलना था। मैं वहाँ से निकल रहा था तो अंधेरे में मुझे दूर लड़की बैठी दिखी। मैं आगे नहीं जाना चाहता था तो मैं 4 कदम पीछे हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं अंदर ही बैठा रहूँगा, लेकिन अंधेरे में नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई दिखा तो उसके साथ जाऊँगा, लेकिन मैं अंधेरे में अकेला नहीं जाने वाला। उसने दूर से ही एक आवाज़ लगाई। वो आवाज़ मेरे कानों में जैसे छप सी गई। उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई। तभी मैं भागकर दूसरी तरफ से गया। मैं सोच रहा था कि उसने क्या कहा होगा। वहाँ स्टेशन से मैं सही सलामत बाहर निकला। मैं तभी टैक्सी लेकर घर की तरफ गया। मैं जल्दबाजी में जाना चाहता था। मैं वो शब्द भूलना नहीं चाहता था। तो मैं अपनी बिल्डिंग में गया और उसी लड़के के पास जाकर मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है। मुझे वो अंधेरे में दिखी थी, इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि इसका मतलब है जाओ। मैं सोच रहा था कि आगे भी वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसने कहा तुम आज अंधेरे में स्टेशन में थे, उसने तब भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। वो ट्रेन में सिर्फ अंधेरे में तो नज़र आती है, लेकिन अगर वो किसी को मारना चाहती है तो कहीं भी मार देती है। तुम वहाँ से ज़िंदा बचकर आए हो, इसलिए अब डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर यही बताया जाता है, अगर वो तुम्हें छोड़ देती है तो वो उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। इसके बाद मैंने जापान से ही काम छोड़ दिया। मैं वापस आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद भी दोबारा मुझे जापान 2 साल बाद जाना पड़ा। अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। वैसे भी मैं अकेला नहीं था। इसके बाद कई बार मुझे अकेले भी स्टेशन पर जाना पड़ा, लेकिन मुझे कभी टेके टेके का सामना नहीं करना पड़ा। शायद मैं बच गया था। इसके बाद मुझे कभी वो आधी कटी चुड़ैल नज़र नहीं आई।